नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन के हेडलाइन से। भारत एशिया में बुनियादी ढांचे के लिए रहा सबसे गहरा बाजार। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। जनवरी में लागत में 4.80 ट्रिलियन की बढ़ोतरी से 431 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हुई प्रभावित। 7.5 करोड़ के पर्यटन इंफ्रा को सरकार की मिली मंजूरी। भारत इंडोनेशिया आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रणालियों के बीच कर सकते हैं सहयोग। ओडिशा ने 6,134 करोड़ की 27 नई औद्योगिक परियोजनाओं को दी मंजूरी। गडकरी ने कर्नाटक में 6,168 करोड़ की शुरू की परियोजनाएं। सला सुरंग के बाद अन्य प्रमुख सीमा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर करना है ध्यान केंद्रित। मुंबई मेट्रो गीले कचरे से बायोगैस बिजली का करेगा उत्पादन। नवीन पटनायक ने 660 करोड़ रुपए की खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत। इंफ्रा मार्केट अपने बोर्ड में 3 नए स्वतंत्र निदेशकों का किया स्वागत। एनबीसीसी और हुडको ने इंफ्रा और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलाया हाथ। चीन में बिक्री बढ़ने के कारण भारतीय स्टील मिलें लो अयस्क निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की कर रही मांग। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में बुनियादी नागरिक बुनियादी ढांचे की दयनीय स्थिति। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिकी स्थिति निजी इक्विटी दिग्गज केकेआर के अनुसार भारत बुनियादी ढांचे के फाइनेंसरों के लिए एशिया में सबसे बड़े बाजारों में से एक बन रहा है। केकेआर ने $6.4 बिलियन के एशिया पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स फंड का एक बड़ा हिस्सा भारत में तैनात करने की योजना बनाई है, जिसे उसने इस महीने की शुरुआत में बंद कर दिया था। भारत शायद एशिया में बुनियादी ढांचे के लिए सबसे गहरा बाजार है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है और इसमें से बहुत कुछ निजी क्षेत्र में है और सरकार के पास राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत सारी संपत्तियों को निजी हाथों में लाती है। प्रधानमंत्री ने अक्सर रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। इस प्रयास में एक बड़े कदम में प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन स्टेशनों का पुनर्विकास रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। ये स्टेशन शहर के दोनों किनारों को एकीकृत करते हुए सिटी सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। उनमें छत, प्लाजा, सुंदर भूदृश्य, इंटरमॉडल कनेक्टिविटी, बेहतर आधुनिक अग्रभाग, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट आदि जैसा आधुनिक यात्री सुविधाएं होंगी। इन्हें पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग अनुकूल के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भवनों को डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2024 में कम से कम 431 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जिनमें से प्रत्येक में 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवेश शामिल था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, जो 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करता है और उनकी अनुमानित पूर्णता लागत 30,90,135.99 करोड़ होने की संभावना है, जो 4,80,456.61 करोड़ रुपए की कुल लागत वृद्धि को दर्शाती है। पर्यटन विभाग ने आगंतुकों की मेजबानी के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 7.54 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के लिए 9 परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से क्षमता में काफी वृद्धि होगी और कोझिकोड, कन्नूर,
पलक्कड़ और त्रिशूर जिलों में कुछ अत्यधिक आशाजनक स्थलों में नई सुविधाएं जुड़ेंगी। साथ में ये परियोजनाएं ऐसे समय में विभिन्न आकर्षक स्थलों की क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगी जब राज्य में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से केरल एक एकीकृत पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित होगा, जो आगंतुकों को विविध विकल्प प्रदान करेगा। भारत दुनिया की अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है और इंडोनेशिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ी युवा आबादी और बढ़ती इंटरनेट पहुंच के कारण तेजी से बढ़ रहा है। इंडोनेशिया की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री सैंडियागो सलाउद्दीन यूनो ने ईटी को बताया कि नवाचार, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे और इंडोनेशिया के डिजिटल बुनियादी ढांचे के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि ओडिशा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 6,134 करोड़ रुपए की 27 नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। शुक्रवार को मुख्य सचिव पीके जैना की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावों को राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है। अधिकारी ने कहा कि संभावित क्षेत्रों में एल्यूमीनियम, नवीकरणीय ऊर्जा, विनिर्माण, एरोस्पेस और रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, परिधान और कपड़ा और आईटी बुनियादी ढांचा शामिल है। जेना ने कहा कि प्रस्तावित परियोजनाओं से 42,275 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में प्रीमियर एक्सप्लोसिव रायगड़ा में 884 करोड़ रुपए का निवेश एवं संयंत्र स्थापित करेंगे, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा में ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंधमाल में 787.48 करोड़ रुपए की परियोजना लाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कर्नाटक के शिवमोगा में 6,168 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भानापुर, गदनकेरी खंड, हम्पी, ऐहोल, पट्टादाकुल्लू और बादामी जैसे ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच में काफी सुधार करता है, जिससे बिल्लौरी और हॉस्पेट के खनन और औद्योगिक केंद्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। अंकोला गुटी खंड हुबली शहर से होकर उत्तरी कर्नाटक के सबसे बड़े एपीएमसी और श्री सिद्धारूढ़ा मठ तीर्थ स्थल से जुड़ता है। मंत्रालय ने कहा कि अरबेल से इदागुंडी खंड कारवोर और मंगलुरु बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। जलवायु, भूगोल और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी सहित विभिन्न चुनौतियों के बावजूद सेला सुरंग परियोजना 5 वर्षों में पूरी की गई है। तवांग सेक्टर में तैनात बलों के लिए सैन्य गतिशीलता और रसद समर्थन को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना के पूरा होने से सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और अन्य प्रमुख परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित हुआ है, जो भारत के केंद्र में है। देश के सुदूर कोनों में बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाना, इन परियोजनाओं में सड़कें, पुल, हवाई क्षेत्र और सुरंगें शामिल हैं। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपनी कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी पहल के तहत बिजली पैदा करने और एलटी मार्केट को रोशन करने के लिए बायोगैस का उत्पादन करेगी। एमएमआरसी ने प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले टन नगरपालिका जैविक गीले कचरे से बिजली का उत्पादन करने के लिए 1.5 टीपीडी क्षमता वाले बायोमेथेनेशन संयंत्र का ठेका दिया है। बृहन्मुंबई नगर निगम के सहयोग से ये कदम कालबादेवी गिरगांव भवन के पुनर्विकास परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी के अनुपालन में है। एमएमआरसी के निदेशक आर रमना ने कहा कि इस अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना के तहत उत्पादित बायोगैस का उपयोग ग्रांट रोड पर एलटी बाजार को रोशन करने के लिए बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा और शहर की बेहतरी में योगदान दिया जाएगा। खेल क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 660 करोड़ रुपए के खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें 48 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, कटक टेबल टेनिस अकेडमी, राउरकेला जिम्नास्टिक अकेडमी और 12 हॉकी प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने 11 खेल परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं को खेल क्षेत्र में जमीनी स्तर से लेकर अभिजात वर्ग तक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए 5T पहल के तहत शुरू किया गया है। जमीनी स्तर पर खेल विकास को बढ़ावा देने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे ओडिशा में 48 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम विकसित किए गए हैं। बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियमों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, योग, शतरंज और
भारोत्तोलन, जिम आदि जैसे खेलों के लिए कोर्ट, कमरे और सुविधाएं होंगी। इसके अलावा भवानीपटना में एक उन्नत बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का भी उद्घाटन किया गया है। भारत की अग्रणी निर्माण सामग्री कंपनी गर्व से अपने बोर्ड में 3 नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की घोषणा करती है। इन नियुक्तियों से निश्चित रूप से कंपनी के निरंतर विकास और नवाचार के मिशन में प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में वृद्धि होगी। माइक ग्लोवर लाफार्ज के पूर्व प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी व्यापक पृष्ठभूमि और विभिन्न भवन निर्माण श्रेणियों में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ इंफ्रा मार्केट की व्यावसायिक रणनीति में एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य लाते हैं। उनकी नियुक्ति से कंपनी के विस्तार और संचालन में काफी मूल्य और अंतर्दृष्टि प्राप्त होने की उम्मीद है। राजेंद्र सीवीआर, जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूर्व प्रबंध निदेशक और एनएसई में बोर्ड निदेशक के रूप में अपने विशिष्ट करियर के लिए जाने जाते हैं, बोर्ड में अद्वितीय वित्तीय विशेषज्ञता लाते हैं। वित्तीय प्रशासन और रणनीति में उनका विशाल अनुभव इंफ्रा मार्केट को वित्तीय मजबूती और स्थिरता की ओर ले जाने में सहायक होगा। बुनियादी ढांचे के विकास और शहरी कायाकल्प को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एनबीसीसी लिमिटेड एक नवरत्न सीपीएसई ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक रणनीति साझेदारी में प्रवेश किया है। सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करते हुए दोनों संस्थाओं के बीच 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एनबीसीसी के सीएमडी श्री केपी महादेव स्वामी और हुडको के सीएमडी श्री संजय कुलश्रेष्ठ के साथ साथ दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों को औपचारिक रूप दिया गया। उनका दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के साझा लक्ष्य को रेखांकित करती है। चीनी मिलों को बिक्री बढ़ने से स्थानीय कीमतें बढ़ने के बाद भारत में छोटे इस्पात निर्माता लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पिछले साल भारतीय निर्यात 170% बढ़कर 44 मिलियन टन हो गया, जिसमें से अधिकांश चीन को गया। ऐसे समय में जब कच्चे माल की घरेलू मांग बढ़ रही है, इनमें उद्योग के सबसे बुरी तरह प्रभावित वर्गों को अपने मार्जिन की सुरक्षा के लिए अधिकारियों से प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। छत्तीसगढ़ स्पंज आयन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने इस सप्ताह एक फोन साक्षात्कार में कहा कि हमने सरकार से सभी प्रकार के लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है, अन्यथा चीन का इस्पात उद्योग चल जाएगा और हमारा बंद हो जाएगा। उत्तरी दिल्ली की बुराड़ी में नागरिक बुनियादी ढांचे की दयनीय स्थिति और स्वच्छता की कमी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हितधारक एजेंसियों से समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक उपाय करने को कहा है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम को क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया। सक्सेना ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुधवार को बुराड़ी का दौरा किया, जो राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों के सबसे बड़े समूहों में से एक है, जहां लगभग 80 ऐसी बस्तियों में 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। आज के ईपीसी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।